मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आहिला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय जो है वो जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं स्टूडेंट उनके लिए है। बहुत सी एग्ज़ाम ऐसी है कंपटीशन की जिसमें कि निगेटिव मार्किंग होने लगी है और निगेटिव मार्किंग के ऊपर जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने भी इसको माना है कि परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग का छात्रों के ब्रेन पर पड़ता है असर। हाई कोर्ट ने ये सलाह दी है कि इसके ऊपर फिर से करें विचार। निगेटिव मार्किंग तथा प्रश्नों को हल करने की जो टेक्निक है उसके विषय में हम आज के वीडियो में आपको बताएंगे। इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक पहुंचते रहे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं का जो दौर चल रहा है उसमें बैठने वाले छात्रों की संख्या में अपार बढ़ोतरी हो रही है। यही एक कारण है कि ऐसी परीक्षाएं लेने वाली जो संस्थाएं हैं या एजेंसियां हैं उन्होंने निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था अपना के रखी हुई है। इसको लेकर एक तरफ जहां एजेंसियां जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माहौल को सख्त बनाने की दलील देती है, उनका ये कहना होता है कि इससे जो छात्र हैं जो कि वास्तव में पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन छात्रों को ही यानी कि ये कहें कि योग्य छात्रों को ही सीटें उपलब्ध हो पाएंगी और जो केवल तुक्का मारते हैं वो छात्र बाहर हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हमने परीक्षा का जो माहौल है उसको सख्त बनाने के लिए जो है निगेटिव मार्किंग रखी है। वहीं दूसरी ओर इसका नकारात्मक असर जो है वो छात्रों पर भी पड़ता है। सिर्फ सही जवाब देने या गलत उत्तर देकर नंबर कटवाने से बचने के लिए छात्रों को मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है, ऐसा मद्रास हाईकोर्ट ने माना है। मद्रास हाईकोर्ट ने छात्रों की इस परेशानी को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और अदालत ने यह भी कहा है कि इस व्यवस्था से छात्रों के ब्रेन पर यानी कि उनके मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। इसलिए इस निगेटिव मार्किंग वाली जो प्रथा शुरू हुई है उस पर फिर से एक बार विचार किया जाना चाहिए। मद्रास उच्च न्यायालय ने ये कहा कि सीबीएसई द्वारा संचालित होने वाली जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था पर फिर से विचार किए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि यह मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करता है। जो व्यक्ति एग्ज़ाम देता है वो उस अपने मस्तिष्क से सोचकर, अपना दिमाग लगाकर, अपनी अकल लगाकर, एक अंदाज़ा लगाकर किसी क्वेश्चन को हल नहीं कर सकता। यानी कि आप मस्तिष्क का जो उसका विकास है उसको आप प्रभावित कर रहे हो और उसको अपनी बुद्धिमानता से जो अंदाज़ा लगाना है कि ये क्वेश्चन सही हो सकता है, आप उसको रोक रहे हो। यानी कहीं ना कहीं आप उसको मानसिक विकास को रोकने का प्रयास कर रहे हो। जस्टिस आर महादेवन ने जी मेंस परीक्षा में बैठे एस नेल्सन प्रभाकर की एक याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की थी। प्रभाकर 2013 में जी मेंस परीक्षा में बैठे थे। उन्होंने एससी श्रेणी के तहत ये परीक्षा दी थी। निगेटिव मार्किंग के चलते वह कट ऑफ से 3 नंबर पीछे रह गए थे। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी भौतिकी और गणित की उत्तर पुस्तिकाओं का फिर से मूल्यांकन करने के लिए सीबीएसई को एक निर्देश देने की मांग करते हुए अदालत का रुख किया था। यानी कि निगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती तो वो पास हो जाता, क्योंकि कट ऑफ की वजह से ही वो 3 नंबरों से पीछे रह गया था। अगर निगेटिव मार्किंग नहीं होती तो वो पास होके आगे बढ़ जाता। इसलिए उसने याचिका लगाई थी और उसने अपनी भौतिक और गणित की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए भी कहा। अदालत द्वारा अंतरिम राहत दिए जाने के बावजूद सीबीएसई ने उन्हें जी एडवांस में बैठने की परमिशन नहीं दी थी। निगेटिव मार्किंग जो है उसके में आप प्रश्नों को हल करने की जो तकनीक है वो मैं आपको बताऊंगी कि क्या तकनीक है उसको हल करने की। जैसा कि आप लोगों को पता है किसी भी प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों में से 33% अंक जो है वो काट दिए जाते हैं।
अगर सरल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक सही उत्तर पर जितने अंक मिलते हैं उतने ही अंक 3 गलत उत्तर देने पर काट दिए जाते हैं। इसे ही कहते हैं निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग अलग अलग एग्ज़ाम में अलग अलग हो सकती हैं। आमतौर पर निगेटिव जो मार्किंग है उसका अर्थ यही होता है कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है और 3 गलत आपने क्वेश्चन किए हैं तो आपके उस सही एक के जो नंबर हैं वो कट जाएंगे। तो अलग एग्ज़ाम में अलग भी हो सकती है। ये निगेटिव मार्किंग जो है ये सारी एग्ज़ामों में आजकल होने लगी है। अगर हम पीएचडी की बात करें, पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग होने लगी है। पीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, मतलब जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे वो आपकी कॉलेज में एडमिशन के लिए हो, सभी में निगेटिव मार्किंग होने लगी है। इस नियम के अनुसार पेपर में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 यानी कि 0.66 अंक प्रश्न के लिए निर्धारित 2 अंकों में से कट जाते हैं। अगर परीक्षार्थी कोई प्रश्न बिना उत्तर दिए छोड़ देता है तो उस पर ना तो अंक मिलते हैं और ना ही काटे जाते हैं। यानी कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो और कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं आता है तो आप किसी भी ऑब्जेक्टिव पे टिक ना लगा के उसको छोड़ देते हो। तो उसको छोड़ने से ये होता है कि चूँकि आपने उसको छोड़ दिया है, आपने उसको हल नहीं करा है, तो उसके नंबर तो आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन आपके नंबर भी नहीं कटेंगे क्योंकि आपने गलत आंसर नहीं दिया है। इस स्थिति में परीक्षार्थियों की कोशिश यह होनी चाहिए कि ना तो अंधाधुंध खतरे उठाएं और ना ही तुक्के पर तुक्के लगाते जाएं और ना ही अनुमान करने से इतना घबराएं कि बहुत कम प्रश्नों को ही हल कर पाएं। यानी कि अगर आप तुक्के भी लगा रहे हैं, अनुमान भी लगा रहे हैं, तो आप इतने भी मत लगाएं कि आपको पता ही नहीं और आप खतरे उठा रहे हैं, अंधाधुंध आप टिक लगाते जा रहे हैं, टिका लगाते जा रहे हैं, तुक्के पे तुक्का लगाते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि आपके जितने नंबर आपको मिले हैं उनमें से भी आपके नंबर कट जाएंगे। अगर आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, हम आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप अनुमान लगाना बंद कर दें या आप अनुमान लगाएं ही ना। भाई, अनुमान करने से आप मत घबराइए। अगर आपके प्रश्न कम हल है और आपको लग रहा है कि इतने कम प्रश्न में आपका सिलेक्शन नहीं होना है तो आप फिर अनुमान भी लगाइए, लेकिन वहाँ लगाइए जहाँ आप 50% श्योर हो। अगर 50% भी अगर आप श्योर ना हो तो कम से कम आप कुछ तो श्योर हो कि ये आंसर सही हो सकता है। ये परीक्षा परीक्षार्थी से कैलकुलेटिव रिस्क उठाते हुए प्रश्नों को हल करने की सही तकनीक की अपेक्षा करती है। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कैलकुलेटिव रिस्क पद्धति को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला, जहां उत्तर का बिल्कुल भी अनुमान ना हो, अर्थात प्रश्न का कोई सिर पैर न सूझ रहा हो, तो वहां हवाई तुक्का लगाने से बचें, बल्कि समय बचाने के लिए ऐसे प्रश्नों को छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं जिसके आपको सिर पैर समझ ही नहीं आ रहा कुछ भी आंसर, तो फिर आप तुक्का मत लगाएं, आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब उम्मीदवार किसी प्रश्न के चारों विकल्पों में से किसी एक के बारे में जानता हो लेकिन शेष 3 विकल्पों के बारे में उसे कोई जानकारी ना हो, तो कैलकुलेटिव रिस्क के आधार पर उसे ऐसे प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करनी चाहिए। यानी कि 4 ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑब्जेक्टिव में से एक जवाब है जो आप जानते हो, समझते हो कि इसका कोई जवाब हो सकता है, 3 के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, तो भी आप रिस्क उठा सकते हो। इससे परीक्षार्थियों को अंकों के मामले में अंततः फायदा ही होगा, किंतु इस प्रकार के प्रश्नों को बाकी प्रश्न करने के बाद बचे हुए समय में हल करना उत्तम होगा। अगर आप ऐसा कोई क्वेश्चन है तो पहले आप वो सारे क्वेश्चन करिए जो आपको आते हों, उसके बाद फिर आप ये देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ समझ में आ रहा हो, तो आप रिस्क उठाएं। अगर ऐसा ना हो तो आप रिस्क ना उठाएं। यदि उम्मीदवार किसी प्रश्न के चारों विकल्पों में से 2 के बारे में जानता हो और 2 के बारे में नहीं जानता हो, तो उसे अनुमान के आधार पर उत्तर जरूर देना चाहिए। अगर आप
6 प्रश्नों में ऐसा करते हैं तो मान लिया जाएगा कि 50% संभावना के अनुसार आपके 3 प्रश्न सही होते हैं और 3 गलत, तो आपको शुद्ध रूप से 4 अंकों का लाभ मिलेगा, जो सफलता की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। यानी कि आप अगर श्योर हो कि आपके 2 क्वेश्चन में से एक कोई सा क्वेश्चन सही हो सकता है, तो आप फिर रिस्क ले सकते हो। प्रश्नों को हल करने की जो तकनीक है उसमें छात्रों को हमेशा प्रश्नों की प्रकृति को समझते हुए आसान प्रश्न से जटिल प्रश्न की ओर क्रमिक रूप से बढ़ना चाहिए। साथ ही उन्हें जिन प्रश्नों के उत्तर सीधे तौर पर नहीं आते हो, उनमें निष्कासन विधि यानी कि इलिमिनेटिंग पद्धति का इस्तेमाल करना चाहिए। निष्कासन विधि के तहत उन्हें क्या करना चाहिए? चारों विकल्प में से जिसके गलत होने की संभावना उन्हें सबसे ज़्यादा लगती हो, उसे छांटते हुए धीरे धीरे सही उत्तर तक पहुंचना होता है। यानी कि 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला क्वेश्चन देखो कि क्या ये हो सकता है। अगर लग रहा है कि नहीं, तो फिर तीसरे वाले पे आओ, फिर दूसरे वाले पे आओ, फिर पहले वाले पे आओ। मतलब एक क्रम से आप जमाते जाओ, छांटते जाओ कि सही उत्तर की संभावना कितनी है, कितना वो आपके क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो इस पद्धति को आप अपनाओ, जिसको कि निष्कासन विधि कहते हैं। ये विधि बहुत ही कारगर है, इसलिए परीक्षा देते समय इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि जो नेगेटिव मार्किंग है उसको, उन वाले प्रश्नों को हल करने की टेक्निक क्या होनी चाहिए, मद्रास हाई कोर्ट ने नेगेटिव मार्किंग के बारे में क्या कहा है, और नेगेटिव मार्केटिंग की जो परीक्षा में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन स्टूडेंट के मस्तिष्क पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। मैं ये आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, ऐसे लोगों के लिए जो कंपटीशन की या फिर पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, एमबीए की, ऐसी कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें कि नेगेटिव मार्किंग है। अगर वीडियो पसंद आता है, लाइक, कमेंट्स और शेयर करके बताइएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।